हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन इलेक्ट्रिकल। तो प्रीवियसली हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। तो पावर सिस्टम का एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के फॉर्म में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बस सही फॉर्मूला लगाना है और आंसर को लाना है। तो डायरेक्टली वन स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया है आपके लिए इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर डिस्कशन रहेगा, जो इस पावर सिस्टम का काफ़ी लेंदी टॉपिक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस से। बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग ये देखेंगे कौन सा मटेरियल सुटेबल है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, शेप कौन सा सुटेबल है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और भी कुछ स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स है। उसको समझते हुए हम धीरे धीरे इस स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो बेसिक्स का पहला पार्ट, व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन क्या है? ट्रांसमिशन लाइन इज अ कैरियर बिटवीन द जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर। आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो पावर जनरेट होती है वो जनरली कोई रिमोट लोकेशन पे रहती है, सिटी से काफ़ी दूर, लोड सेंटर से काफ़ी दूर होती है। तो उस पावर को कैरी करके लाना है ना, लोड सेंटर तक लाना है। तो मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? तो वो आपका कौन रोल प्ले करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन प्ले करते हैं, जो कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर पावर को एज अ कैरियर बन के, पावर का कैरियर बन के जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर तक लाते हैं। दूसरा डेफिनेशन और क्या बोलता है? ट्रांसमिशन लाइन इज अ कंडक्टर विच कैरीज द पावर फ्रॉम वन बस टू अनदर बस। ऑब्वियसली कंडक्टर, ट्रांसमिशन लाइन जो है कंडक्टर ही तो है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? पावर को एक बस से दूसरे बस तक लेके जा रहा है ना। ये एक और भी इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में बोलूँ तो और भी टेक्निकल डेफिनेशन है। अब यहाँ बस की बात आ रही है तो थोड़ा बस के बारे में यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये बस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तो आप इजीली जानते होंगे। हम लोग पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसको समझते हैं, उससे एनालॉजी करके आपको समझने में ईजिली होगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, है ना, वोल्टेज सोर्स ले लिया ये, ठीक है, वी जो है वोल्टेज सोर्स हो गया। अब इसमें से क्या है? करंट जा रही है आई, इसमें करंट जा रही है आई। अब ये करंट आई जो है आगे जा रही है ना, ये एक पॉइंट है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ R1, ठीक है। तो पावर जो है V से, करंट जो I से होते हुए R1 में चल देगी। अब इसी पॉइंट से, ठीक है, दूसरी ब्रांच कर देता हूँ ये, ठीक है, ये हो गया आपका R2, है ना। अब इसी से, इस सेम नोड से, ये नोड है ना, सेम नोड से एक और ब्रांच निकाल देता हूं R3, है। अब क्या हो रहा है? ये नोड हो गया, जस्ट अ मिनट। अब ये नोड है, ठीक है। करंट जो आई आ रही थी वो करंट यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी और यहां भी जाएगी। तो ये R1, R2 और R3 एक प्रकार से लोड हो गए, जिसको जो है करंट सप्लाई की जा रही है। तो सर्किट की लैंग्वेज में, सर्किट की लैंग्वेज में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखिए। एक तो हो गया नोड और दूसरा हो गया ब्रांच। V से करंट निकल के नोड तक आ रही है, नोड के बाद ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है कहाँ? R3, R2 और R1 में। तो ये नोड से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में जा रही है। ये एक ब्रांच है, ये वाला एक ब्रांच है, ये एक दूसरा ब्रांच है और ये तीसरा ब्रांच है, ये R3 वाला, ये तीसरा ब्रांच है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। अब ये सर्किट जो था, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो है, ये छोटे टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, छोटा सा सर्किट है। अब यही चीज अगर हम लोग बड़े यानी कि पावर सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसको कैसे ले लेते हैं? जैसे ये वी मान लीजिए जनरेटर है आपका, ये जनरेटर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बाद ये एक बस पे आती है, बस को सिंगल लाइन डायग्राम में यू रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब यहां से मैं ट्रांसमिशन लाइन को यहां से रन कर देता हूं, ये ट्रांसमिशन लाइन को रन कर देता हूं, ठीक है। तो ये मान लीजिए सेंडिंग बस था और ये रिसीविंग बस है, ठीक है। यहां पर दूसरे कोई लोड लगे हुए हैं,
तो ये ट्रांसमिशन लाइन सेंडिंग बस और रिसीविंग एंड को कनेक्ट कर रहा है। एक दूसरा ट्रांसमिशन लाइन भी इसी बस से आगे की ओर भेज देता हूँ, वो कहीं और जा रहा है, कोई दूसरे लोड पे जा रहा है, वहाँ भी लोड कनेक्टेड है। सिमिलरली एक दूसरा ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर देते हैं। मतलब ये समझिए, पावर जनरेट होने के बाद इस बस पे आई, ये वाले बस पे आई, उसके बाद इसको डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ट्रांसमिशन लाइंस के रिस्पेक्ट में। तो छोटे कॉन्सेप्ट समझिए तो नोड है, और वही चीज अब बड़े कॉन्सेप्ट में पावर सिस्टम में चीज वो क्या कहलाती है, बस कहलाती है। और ब्रांच क्या बन जा रहा है आपका, ट्रांसमिशन लाइन। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि नोड और ब्रांच, अगर हम लोग उसको ब्रॉडर टर्म्स या बड़े टर्म्स में बात करें तो वो बस कहलाता है, और ब्रांच जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की तरह एक्ट करता है। बस जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर से बना होता है, इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन, आई होप क्लियर है आपको कि ट्रांसमिशन लाइन इज अ कंडक्टर विच कैरीज द पावर फ्रॉम वन बस टू अनदर बस। नेक्स्ट हम लोग कंडक्टर मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करना है, आप ऐसा सोचिए कि मेरे को ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करना है, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे किससे, मटेरियल से। किस मटेरियल से ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जाए। अब ट्रांसमिशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कंडक्टर चाहिए, तो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक कंडक्टर में होनी चाहिए। देखिए, फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, और अच्छे से कंडक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टावर, हम लोग टावर का यूज करके ट्रांसमिशन लाइन को हैंग करते हैं, है ना, और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। रेन्स है, ठीक है, स्टॉर्म्स हैं, और भी इन्वायरमेंटल कुछ इश्यूज हैं, वो जो है ट्रांसमिशन लाइन पे अपना इफेक्ट डालेंगे। तो उसमें ये ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेस को झेलने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो इट शुड बी ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट इज लेस वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब लाइटर होना चाहिए। आप इतना भी भारी भरकम नहीं बनाना है कि टावर गिर जाए, तो इट शुड बी लाइटर, थोड़ा सा लाइट इन वेट होना चाहिए ताकि टावर पे इजीली हैंग हो सके, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा वेट का होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इश्यूज आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्ट का ध्यान रखना है। ज़्यादा महंगा आप ट्रांसमिशन लाइन का मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको काफ़ी दूर तक ट्रांसमिशन लाइन को बिछाना है ना। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की ट्रांसमिशन लाइन रहती है, तो आप हाई कॉस्ट मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, वरना इकोनॉमिक्स और पावर जनरेशन पे इफेक्ट होगा, जो कि टैरिफ पे इफेक्ट करेगा, और फाइनली जो चीज़ कंज्यूमर्स को इफेक्ट करेगी, है ना। अब इन चारों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग मटेरियल्स देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल है। तो प्राइम जो फैक्टर है वो पहला तो ये है कि भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। आप ऐसा कोई कंडक्टर मटेरियल यूज नहीं कर सकते जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो। तो हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है आपका सिल्वर का। सिल्वर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉपर, सेकंड नंबर पे आएगा आपका कॉपर, देन थर्ड इज गोल्ड, फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम, फिफ्थ वन इज जिंक। आगे और भी है, बट हम लोग इसी के अंदर डिस्कशन करते हैं, इनमें से ही एक मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। अब हम लोग ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऑब्वियसली दो मेटल यहीं क्रॉस आउट हो गए। पहला हो गया आपका सिल्वर एंड गोल्ड, ये कॉस्टली है, कॉपर एल्यूमिनियम जिंक के मुकाबले ये कॉस्टली है। भले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। कॉस्ट के अलावा ये भी इशू है कि थेफ्ट का इशू है। सिल्वर गोल्ड से आप ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे तो बस बनाया और वो गायब हो जाएगा, है ना। तो सिल्वर गोल्ड नहीं यूज़ कर सकते आप। आगे देखते हैं अपन, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। तो मैं जिंक को क्रॉस आउट कर देता हूँ, क्योंकि वो कॉपर और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मामले में कम है। और एक और रीज़न ये है कि जिंक बहुत रिएक्टिव इन नेचर होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो जिंक को भी हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं। अब दो मटेरियल और बच गया है हमारे पास, एक है कॉपर और एक है एल्यूमिनियम। देखिए, कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम से अच्छी है, बट डायरेक्टली हम लोग किसी नतीजे पे नहीं आते कि हम लोग को कॉपर यूज़ करना चाहिए। और भी तीन चार फैक्टर है, उसको देखते हैं। तो अब डिस्कशन रहेगा हमारा एल्यूमिनियम वर्सेस कॉपर, है ना।
अब देखिए एल्यूमिनियम वर्सेस कॉपर, हम लोग इसके बीच में फंस गए हैं कि एल्यूमिनियम यूज़ करें कि कॉपर यूज़ करें। हमारे पास चार प्रॉपर्टी है, हमारे पास चार प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है, कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेट और कॉस्ट। ये चार फैक्टर्स को हम लोग को डिस्कस करना है। अब एल्यूमिनियम वर्सेस कॉपर देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है ना। तो एल्यूमिनियम वर्सेस कॉपर, है ना। पहला क्या बोल रहा है, लो कॉस्ट एज कंपेयर टू कॉपर। मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम जो है लो कॉस्ट एज कंपेयर टू कॉपर, तो एल्यूमिनियम को एक पॉइंट, एल्यूमिनियम को एक पॉइंट किस टर्म्स में कि कौन सा बेस्ट है, एल्यूमिनियम है कॉस्ट के टर्म्स में। दूसरा लेस डेंसिटी एंड दस लाइटर इन वेट, ये भी एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम वर्सेस कॉपर में लेस डेंसिटी एंड दस लाइटर इन वेट। एल्यूमिनियम लाइट है, 2 पॉइंट एल्यूमिनियम को, है ना। अब तीसरा क्या बोल रहा है, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, तो कॉपर अच्छा हुआ ना, कॉपर को एक पॉइंट दे देते हैं। नेक्स्ट इज रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन कॉपर। ये तो हम लोग प्रीवियसली देखे ना कि जो कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम से अच्छी है, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा होगी। तो कॉपर जो है कंडक्शन के मामले में एल्यूमिनियम से आगे है। यहाँ पर तो भैया टाई हो गया है ना। अब कौन सा यूज़ करें, बट ये जो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन कॉपर है, ये एक्चुअली हेल्पफुल है, ये एक्चुअली में हेल्पफुल है। ये एल्यूमिनियम को एक पॉइंट दिला देगी और हम लोग एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे। अब ये रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन कॉपर, ये कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन कॉपर, यानी कि रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रो एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रो कॉपर, है ना। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, रेजिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर से ज़्यादा आएगा। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो है कॉपर से ज़्यादा आएगा, है ना। अब देखिए सपोज करिए मैं ऐसा दो कंडक्टर कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एक एल्यूमिनियम से बना हुआ है, एक कॉपर से बना हुआ है, और मैं उसकी डिजाइनिंग ऐसा कर रहा हूँ कि दोनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम आए। रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। मैं ऐसे दो कंडक्टर कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ, एक एल्यूमिनियम से और एक कॉपर से, ऐसे कंस्ट्रक्ट करूंगा कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम आए, ठीक है। अब देखिए ये फैक्टर तो प्राइम है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से ज्यादा है, तो मेरे को कुछ कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस करने पड़ेंगे, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, तब जाके रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर के बराबर आए, है ना। अब इसी का हम लोग रिलेशन लिखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रो ऑफ एल्यूमिनियम लेंथ, रो ऑफ एल्यूमिनियम लेंथ को ऐसे लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रो ऑफ कॉपर लेंथ एल डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर। देखिए लेंथ तो सेम है, लेंथ ऑब्वियसली सेम रहेगा। आप अगर भिलाई से रायपुर कोई ट्रांसमिशन लाइन ले डाउन कर रहे हैं तो लेंथ तो सेम ही होने वाला है, कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे आप एल्यूमिनियम से बनाओ या कॉपर से बनाओ, डिस्टेंस तो सेम ही होने वाला है, तो लेंथ तो सेम रहेगा, है ना। तो लेंथ सेम हो रहा है तो ये एल एल कट गया। अब ये वाला पॉइंट आप नोट करिए, रो ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रो ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी तो ज्यादा है, तो यहां से इस रिलेशन से क्या निकल के आ रहा है कि एरिया ऑफ एल्यूमिनियम विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर। तो ये कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस यहां आ रहा है, मतलब दोनों को रेजिस्टेंस सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का एरिया जो है थोड़ा सा थिक बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा बनाना पड़ेगा, यानी कि वायर की थिकनेस बड़ी होगी, वायर की थिकनेस ज़्यादा होगी, यानी कि रेडियस बोलूँ मैं, रेडियस ऑफ द कंडक्टर एल्यूमिनियम का कॉपर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रिलेशन कहाँ से चालू किया, आप ये नोट डाउन करिएगा। हम लोग ने रिलेशन यहाँ से चालू किया है, रो ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। यहाँ से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, यहां से हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर।
फिर वहां से हम लोगों ने क्या समझ में आया कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कॉपर। दिस इज कंफर्म, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कॉपर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका एक रिलेशन होता है। हम लोग रिलेशन पे ना जाके डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहती है ना, वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। मतलब अगर ये ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो मैं एल्यूमिनियम यूज़ करूँ या कॉपर यूज़ करूँ? ऑब्वियसली यहाँ देखिए, एल्यूमिनियम का रेडियस ज़्यादा है सेम रेजिस्टेंस के लिए, एल्यूमिनियम का रेडियस ज़्यादा है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे। एल्यूमिनियम का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका रेडियस ज़्यादा है, उस वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने का क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि कोरोना लॉसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। कोरोना लॉसेस क्या है, इसका हम लोग डीप एनालिसिस बाद में समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाने की वजह से कोरोना लॉसेस कम हो जाते हैं। अब कोई भी लॉस हो, अगर वो कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी जो है अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। मतलब एल्यूमिनियम का कंडक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है ना। ड्रॉप जो है वो कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रॉप कम हो रहा है। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन आ रहा है? एल्यूमिनियम। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम किससे ज़्यादा है। तो कॉपर देगा आपको, सब डिफरेंट डिफरेंट देगा, तो आपको कॉपर सेलेक्ट करना है। और भी डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है, बट इसी में से पूछेगा, आपको ये चीज़ नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो बेस्ट मटेरियल है ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर हम लोग चारों फैक्टर को देखते हैं तो एल्यूमिनियम इज द बेस्ट मटेरियल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज लेवल्स के अकॉर्डिंगली हम ट्रांसमिशन लाइन को डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे कि लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में भी 220 वोल्ट सिंगल फेज 2 वायर लाइन, क्योंकि हमारे जनरली हाउसेस या होम्स में यूज होते हैं, दैट इज लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 220 वोल्ट वाले। एक लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 415 वोल्ट जो रहता है, जो 3 फेज रहता है 4 वायर, जनरली इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज को जाता है, वो हम लोग लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन 3 फेज 4 वायर की बात करते हैं, है ना। तो ये लो वोल्टेज के दो क्लासिफिकेशन थे, 1 फेज 3 फेज, जिसमें 2 वायर भी था 4 वायर भी था। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस उन ट्रांसमिशन लाइंस को बोलते हैं जो जनरली 11 केवी और 33 केवी वोल्टेज को कैरी करते हैं, दैट इज योर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, 11 केवी और 33 केवी। अब इससे और ऊपर बढ़ेंगे अगर हम लोग 66 केवी, 132 केवी एंड 220 केवी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज में एक्स्ट्रा लग जाता है, ई, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, 66 केवी, 132 केवी एंड 220 केवी। नेक्स्ट और ऊपर जाते हैं तो मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो है वो है 400 केवी। 400 केवी एक नेक्स्ट लेवल है ना। और फाइनली अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, उससे पहले हमने क्या था, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज था, अब है अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, जो कि है 765 केवी और उसके अबव, है ना। 765 केवी और उसके अबव तक जो जा रहा है, दैट इज योर अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इंडिया में प्रेजेंटली 765 केवी पे लाइन जो है काम कर रही है, पावर जो है, वोल्टेज जो है 765 केवी पे काम चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी 1200 केवी पे भी काम चल रहा है। अभी प्रेजेंट आया नहीं है, बट काम चल रहा है। बट अभी जो है पावर जो है 765 केवी में ट्रांसमिट हो रही है। तो मैक्सिमम, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम कितना ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया में अभी एट प्रेजेंट, तो आप क्या बोलेंगे, 765 केवी। ठीक है, अब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। हमने ओवरऑल पावर सिस्टम में भी देखा है कि जनरेशन के बाद पावर को
स्टेप अप करके आगे भेजा जा रहा है ना, पावर को स्टेप अप करके आगे भेजा जा रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन वोल्टेज को स्टेप अप, ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है इतना हाई वैल्यूज क्यों है, 33 केवी, 66 केवी, 220, 400, है ना, 765 केवी, और उसके आगे भी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है कि ट्रांसमिशन वोल्टेज को और ज़्यादा स्टेप अप करके भेजा जाए, है ना। तो ये एडवांटेजेस क्या है हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज का, उसको हम लोग जानते हैं। उसमें सबसे पहला है रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यानी कि अगर आप हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को यूज करेंगे तो देयर इज अ रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। जिस मटेरियल का आप लोग यूज करके ट्रांसमिशन लाइन को बना रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है, मात्रा है, आपको कम लगेगी। अगर आप उसको हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपको कम लगेगी। ठीक है, देखते हैं इसको डिराइव करके। देखिए पावर का रिलेशन से स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। P इज इक्वल टू √3 VI cos phi, P इज इक्वल टू √3 VI cos phi। अब देखिए इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो करंट है I, उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी P डिवाइडेड बाई √3 V cos phi। ये I का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग टोटल पावर लॉस निकालते हैं। टोटल पावर लॉस यानी आई स्क्वायर आर, लेकिन ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो जनरली 3 वायर्स में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 I स्क्वायर आर। ठीक है, टोटल पावर लॉस हम लोग W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अब 3 I स्क्वायर जो है, I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, और R का रिलेशन हमको पता है, R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है ना। तो फाइनली यहाँ से W की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी, P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू A, है ना। अब इसी रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और एरिया निकालते हैं हम लोग। यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है, यही वाला रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाएगा वो देखते हैं। P स्क्वायर, बस एडजस्ट करना है इधर उधर, बस P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई W V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई W V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। अब यहाँ से अब इजी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, टोटल वॉल्यूम पता कर लीजिए आप, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल विच इज इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टर मटेरियल का एरिया पता है। अब लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन, जो जितना लंबा आपको चाहिए उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो A इंटू एल, और 3 वायर है, 3 ट्रांसमिशन लाइन है ना, 3 ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं आप लोग, तो 3 इंटू A इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए ऊपर से, P स्क्वायर रो L डिवाइडेड बाई W V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू L। यहाँ से वॉल्यूम आपका आ गया 3 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर रो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई W V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। वोल्टेज क्या है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये देखिए वॉल्यूम, आप बाकी चीज को रहने दीजिए, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दो है, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड स्क्वायर ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। तो इससे क्लियर है कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका ज़्यादा रहेगा, ट्रांसमिशन वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल आपको कम लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है वो आप समझते हैं। आप पावर को जनरेट करने के बाद पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पावर इज कांस्टेंट, पावर तो चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, वोल्टेज को वैरी कर रहे हैं। पी का नॉर्मल सा रिलेशन क्या होता है पावर का, P इज इक्वल टू वी इंटू वाई, है ना।
E इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब ये जो V है, आप V को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। V को जब आप बढ़ाओगे, V को आप बढ़ाओगे तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए आपको I को कम करना पड़ेगा, है ना। तो V जितना बढ़ाओगे I उतना कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि I जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब जितना ज़्यादा आप V को बढ़ाओगे I उतना कम होते जाएगा। अब I अगर कम हो रहा है तो ये जो I स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, I स्क्वायर आर लॉसेस, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, है ना। I स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो कम होंगे, और I स्क्वायर और लॉसेस पर जितने जितने कम होते जाएंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है कि नहीं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना। तो आउटपुट बाय इनपुट में आउटपुट क्या होता है, इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय इनपुट, यही होता है ना। तो आपने जो इनपुट दिया, जैसे यहाँ से पावर जो है ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है, पावर यहाँ से जा रही है, ठीक है। आपने कोई पावर सेंड की तो जितना कम लॉसेस होगा, जितना कम लॉसेस होगा उतना ज़्यादा वो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा आपको। तो लॉसेस की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, आउटपुट की वैल्यू उतनी बढ़ते जाएगी, और फाइनली क्या बढ़ रहा है आपका, एफिशिएंसी। तो वोल्टेज को बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपका करंट की जो अमाउंट है वो कम हो रही है, एंड फाइनली आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो रहे हैं, एंड फाइनली एफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है। अनदर एडवांटेज है आपका डिक्रीज इन लाइन ड्रॉप। देखिए पावर यहाँ जनरेट हुई, पावर यहाँ जनरेट हुई, स्टेप अप करने के बाद उसको ट्रांसमिशन लाइन से भेजा गया, ये लोड है यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो ये मान लीजिए सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ठीक है। तो वी आर क्या होगा एक्चुअली में, अगर हम लोग नॉर्मल से समझे तो वी आर क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू वी एस माइनस ड्रॉप। जो भी ड्रॉप हो रहा होगा उसको आप माइनस कर दीजिए, वो आपका वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज। अब देखिए ये ड्रॉप क्या है एक्चुअली में, अगर हम लोग रिएक्टेंस सबको हटा दे, सिंपल ये देखिए कि ड्रॉप जो है आई आर है, सपोज करिए आई आर, एक्स भी होगा, जेड ले लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप समझने के लिए देखिए वी एस माइनस आई आर है, तो हम लोग ने ये तो समझ गया ना कि भाई जैसे जैसे v की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे i की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ आई आर की वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है पहले के मुकाबले में, जैसे जैसे आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाने से एक और फैक्टर क्या आ रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज इन लाइन ड्रॉप। लाइन में जो ड्रॉप है ना वो कम होता जाएगा, क्यों, आई की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। देखिए अब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। हम लोगों ने एडवांटेजेस देखा, उससे ये समझ में आया कि जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उसके उतने उतने फायदे होने वाले, है ना, उसके उतने उतने फायदे होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा आप वोल्टेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे तो कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से आपको इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट ये है सबसे पहले कि इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो इंसुलेशन भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो इंसुलेशन भी बढ़ेगा, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट जो होता है ना वो बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ता है, इकोनॉमिक्स को अफेक्ट होता है ना। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए 11 केवी की लाइन है, तो 11 केवी की लाइन जो टावर से अटैच्ड है ना, टावर से हंग की हुई है 11 केवी की लाइन। अब वो 11 केवी लाइन में हम लोग जो इंसुलेटर डिस्क यूज कर रहे हैं वो हम लोग दो यूज करेंगे, टू, ठीक है, टू इंसुलेटर डिस्क यूज करेंगे। और सिमिलरली 33 केवी की लाइन है, 33 केवी की लाइन है अगर, तो हम लोग उसमें जो इंसुलेटर डिस्क यूज करने वाले हैं वो चार यूज करेंगे। मतलब जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया है इंसुलेशन बढ़ा कि नहीं, और इंसुलेशन बढ़ रहा है, इंसुलेशन जो है बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, कॉस्टिंग बढ़ रही है, इंसुलेशन बढ़ रही है तो कॉस्टिंग बढ़ रही है, और फाइनली ये चीज इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पहला लिमिटेशन हो गया कि ज्यादा बढ़ाओगे तो इंसुलेशन भी ज्यादा लगेगा तो कॉस्टिंग ज्यादा होगी। सेकंड क्या है, सेकंड में भी कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन किन का, ट्रांसफॉर्मर्स का, स्विच गियर्स का और अदर अपैरेटस का। ट्रांसफॉर्मर की बात करें, मेरे को अगर 11 केवी से 33 केवी
स्टेप अप करना है और एक केस में 132 kV से 220 kV स्टेप अप करना है। तो कौन सी केस में ट्रांसफार्मर की रेटिंग ज़्यादा चाहिए? ऑब्वियसली इस रेटिंग में ट्रांसफार्मर की रेटिंग ज़्यादा चाहिए, है ना। इसी केस के अंदर आप स्विच गियर्स कंसिडर करिए, सर्किट ब्रेकर हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो अपैरेटस है ना, और भी डिफरेंट डिफरेंट अपैरेटस है, उनकी जो रेटिंग है वो बढ़ जाएगी। तो आप वोल्टेज लेवल को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स और अदर अपैरेटस की रेटिंग भी बढ़ते जाएगी, है ना। इसी कारण लिमिट होता है, आप किसी भी वैल्यू तक उसको नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम लोग ने ये देखा कि जैसे जैसे आप ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो आपको एक्सपेंडिचर एक प्रकार से कम होते जा रहा है ना, आपका लॉसेस कम हो जा रहा है, लाइन ड्रॉप कम हो जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कम हो जा रहा है। बट हम लोग इतना भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि क्या फर्क आ रहा है, इंसुलेशन का कॉस्ट है, स्विच गियर का कॉस्ट है, वो भी बढ़ रहा है। तो हम लोग को एक इकोनॉमिक चॉइस चाहिए कि कौन सा ऑप्टिमम एक वोल्टेज चाहिए जो सही रहेगा, जो हम लोग को ज़्यादा महंगा ना पड़े। तो प्रीवियसली क्या होता था, आप क्या करते थे, ऐसा एक कर्व ड्रॉ करते थे जिसमें क्या होता था, कैपिटल कॉस्ट जितना जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसको एक साइड लेके और ट्रांसमिशन वोल्टेज को एक साइड लेके कर्व ड्रॉ करते थे। जितना भी खर्चा आ रहा है उसको उसके अगेंस्ट में ये ट्रांसमिशन वोल्टेज को अपने कर्व को प्लॉट कर लेते थे और फाइनली एक ऐसा कर्व बनता था। आप ये कर्व को ध्यान दीजिए, डायरेक्टली पूछता है एग्जामिनेशन में। तो ये कर्व जो आता था, इससे आपको अंदाजा मिल जाता था कि कौन सा ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है वो सही रहेगा, ठीक है। बट ये प्रीवियसली होता था, दिस इज ओल्ड फैशन, ये प्रीवियसली होता था, अभी ऐसा नहीं होता। ये अभी ये कैलकुलेशन जो है अभी ये नहीं होता। अभी क्या होता है, एक अमेरिकन एसोसिएशन ने एक फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया है आपको, v इज इक्वल टू 5.5 अंडर रूट ऑफ 0.62 L प्लस 3p/100। इसको हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि होता क्या है ना। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला एक डिराइव करके दे दिया है कि आपको जो वोल्टेज अगर आपको चाहिए तो आपके लिए ये फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, बस ये लेंथ डिसाइड करनी है कि कितना लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन है और कितनी पावर आपको भेजनी है। तो उस हिसाब से आपको V पता चल जाएगा कि कितना ट्रांसमिशन वोल्टेज पे भेजेंगे, तो विल बी अ इकोनॉमिक चॉइस, कौन सा सही रहेगा, ठीक है। तो ये सब था आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस एंड फाइनली इकोनॉमिक चॉइस के बारे में। देखिए, प्रीवियसली हम लोगों ने ये देख लिया है कि इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज कैसे पता करें, है ना। आप लोगों को कोई पर्टिकुलर लेंथ के लिए, पर्टिकुलर पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, आप उसका यूज करिए और इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज जो बेस्ट सूटेबल है आपके लिए वो आप पता लगा सकते हैं। बट केल्विन्स लॉ क्या कर रहा है यहाँ पर, यहाँ हम लोग जो केल्विन्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर बता रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज तो मिल गया आपको, लेकिन कौन सा इकोनॉमिकल साइज होगा, वो कंडक्टर का क्या साइज होगा, क्या थिकनेस होगी जो आपके लिए इकोनॉमिकल हो, यानी किफायती हो, है ना। क्या बोलता है, द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम। जो कंडक्टर का जो साइज होगा वो कौन सा इकोनॉमिकल होगा, बहुत सीधी सी बात बोल रहा है, ऐसा कंडक्टर का साइज वो इकोनॉमिकल होगा जो साल भर का जो खर्चा है ना ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, जो साल भर का खर्चा है वो मिनिमम रहे, ठीक है। साल भर का खर्चा जो है वो मिनिमम रहे। देखिए, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है एनुअल चार्ज ऑन कैपिटल आउटले, मतलब ये हो गया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपने शुरुआत में पैसा जो लगाया है वो अमाउंट। ट्रांसमिशन लाइन को सेटअप करने के लिए आप लोगों ने मतलब जनरेटर ने या जो फाइनली क्या किया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, है ना, और उसका उसको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। साथ में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट बताया है, डेप्रिसिएशन के लिए भी मनी लगेगा। नेक्स्ट, कंडक्टर्स के लिए मनी लगेगा, टावर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, ये सब का कॉस्टिंग है, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर मेरे को कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना है तो उसको मैं कैसे कर रहा हूं, P1 प्लस P2 इंटू ए, P1 प्लस P2 इंटू ए। क्यों कर रहा हूं ऐसा, देखिए, ये P1 कांस्टेंट है, P2 कांस्टेंट है, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता रहा है, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता रहा है।
देखिए ये सब बात जो मैंने की, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, कंडक्टर्स, इसमें कुछ चीजें कांस्टेंट है। जैसे इंटरेस्ट, साल भर का जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट, आपको पता है इतना पे करना है। इस साल इतना रुपए हम लोग को बचा के रखना है डेप्रिसिएशन अमाउंट के लिए, वो भी आपको पता है। कंडक्टर्स का जो लेकिन रेट है, प्राइस है, वो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। जितना मटेरियल लगने वाला है, जितना मटेरियल लगने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ज्यादा थिक मटेरियल होगा तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। सिमिलरली ज्यादा थिक रहेगा, है ना, तो भारी निकलेगा, तो टावर का हाइट, टावर की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा रहेगी। तो टावर भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है समहाउ। इंसुलेटर्स नहीं है, इंसुलेटर्स का रेट कांस्टेंट है, क्यों? वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ चीजें कांस्टेंट है, कुछ चीजें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए मैंने क्या रिलेशन लिखा है, P1 प्लस P2 इंटू ए। दूसरा है एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड, जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसका भी कॉस्टिंग हम लोग लिखेंगे। अब ये देखिए, एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड जो रहता है ना, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, P3/A। अभी P3/A कैसे आया? देखिए, आई स्क्वायर आर होता है लॉसेस, यही लॉसेस है, ये एनर्जी वेस्ट हो रही है। आई को कांस्टेंट मान लेते हैं, जो करंट जा रहा है, तो आर पे डिपेंड करेगा। आर किस पे डिपेंड करता है? आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? 1/A के आ रहा है ना। इसी वजह से हम लोगों ने एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड को P3/A लिख दिया। तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया और ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना आ रहा है। देखिए, टोटल एनुअल कॉस्ट अगर हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। टोटल एनुअल कॉस्ट C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? P1 प्लस P2A प्लस P3 डिवाइडेड बाई A। अब हमको क्या जानना है? हम लोग को ये जानना है कि कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है हम लोगों को कि वो इकोनॉमिक आ सके, इकोनॉमिक आ सके, ऐसा कोई कंडक्टर का एरिया जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। कौन से? एनुअल कॉस्ट, ये सी जो टर्म है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टर्म कौन सा है यहाँ पर? ए है ना। तो d/dA ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या जानने के लिए? टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी मिनिमम। केल्विन लॉ यही बोल रहा है ना कि कैसे टोटल एनुअल कॉस्ट मिनिमम आए। तो मैथमेटिकली आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज को मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करिए, d/dA ऑफ P1 प्लस P2A प्लस P3/A, और इसको क्या कर दीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। P1 0 हो गया, डिफरेंशिएशन ये 0 आ गया। P2A का डिफरेंशिएशन करेंगे तो P2 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, माइनस P3/A स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू P3/A स्क्वायर आ रहा है। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं, A को हम लोग इधर लेके जाते हैं, A को इधर लेके जाते हैं, तो P2 इंटू A इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाई A। ये रिलेशन आपको देखिए कैसा दिख रहा है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन निकाले थे हम लोग उसका पार्ट है, और ये P3/A तो यही वाला पार्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो वेरिएबल पार्ट है, केल्विन्स लॉ को और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेरिएबल पार्ट है ना, P1 प्लस P2A था, तो उसमें ये वाला पोर्शन जो था ये तो कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था। तो वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल charge, variable part of annual charge is equal to annual cost of energy wasted। अगर हम लोग इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज को एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड के इक्वल रखेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज मिल जाएगा कंडक्टर का, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए केल्विन्स लॉ यही बोल रहा है दूसरे टर्म्स में कि द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉसेस पर ईयर।
है ना। देखिए कर्व, देखिए ये कर्व भी जनरली पूछता है, तो आप बता सकते हैं। पहला हम लोगों ने जो पहला जो एक्सप्रेशन निकाला था, वो क्या निकाला था, P1 प्लस P2A, ठीक है, एक कांस्टेंट और एक था वेरिएबल। तो ये कर्व देख सकते हैं, नंबर 1 वाला कर्व ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है। दूसरा हमने क्या निकाला, P3/A, ठीक है, ये जो आप सेकंड वाला कर्व देख रहे हैं ये वाला। एंड फाइनली जब दोनों को ऐड कर दिया तो थर्ड नंबर आप देख सकते हैं ऐसा कर्व बन रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3/A। इसको डिफ्रेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू ए हम लोगों ने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को P2A इज इक्वल टू P3/A, ये मिला हम लोग को। और यही चीज यहाँ लिखी हुई है, द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच, ये वेरिएबल पार्ट है ना, वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज इज इक्वल टू एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड। आप ये अच्छे से याद रखिएगा कि केल्विन्स लॉ पूछता है कि वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल चार्ज इज इक्वल टू एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड। ये रिलेशन भी पूछ सकता है, ये बोलेगा आपको ये कौन सा लॉ है। तो आपको बस ये याद रखना है कि केल्विन्स लॉ है। इससे एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आया है, लेकिन डायरेक्ट यही बस आया है कि आपको ये पूछ देगा केल्विन्स लॉ में कौन सा रिलेशन है, या रिलेशन देके पूछ देगा ये कौन सा लॉ है, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर के बारे में, जो हम लोगों को केल्विन्स लॉ से पता चलता है। चलिए अब क्विकली समराइज कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस किया। स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन, थोड़ा सा बस के बारे में कॉन्सेप्ट्स को समझा। फिर अब हम लोगों ने अपनी डिस्कशन कहाँ पे लेके गए, कंडक्टर मटेरियल्स के ऊपर। बहुत सारे कंडक्टर मटेरियल्स के बाद फाइनली हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया है कि एल्यूमिनियम जो है वो बेस्ट मटेरियल है ट्रांसमिशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया ट्रांसमिशन लाइन का बेस्ड ऑन वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लेकर अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, है ना, 765 kV, ये सब के बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है, कि 33 kV कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, 400 kV कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है, तो आप ये नोट करिएगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंदर हमारा हमको क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। दिस इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंदर जो जो हम लोग ने रिलेशन निकाले हैं वो भी एग्जामिनेशन में पूछता है, तो आप उसको भी ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है। देन इकोनॉमिक चॉइस ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, एक एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया हम लोग, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आपके नॉलेज के लिए है। और फाइनली केल्विन्स लॉ समझा कि केल्विन्स लॉ इकोनॉमिक चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज के बारे में क्या रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर में। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बिकॉज हैंडमेड एंड स्टडी नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे नोट्स और कुछ नए आपको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिलती जाएगी, आप वो अपने हैंडमेड नोट्स में, स्टडी नोट्स में आप उसको इनपुट करते रहिएगा। इससे अपडेट होते रहेगा, आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।